ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को एक प्लेन क्रैश में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कोतारो जो कि एक 4 साल का बच्चा है और उसका बड़ा भाई रियू जो कि 15 साल का है। तो रियू अपने छोटे भाई कोतारो के साथ मारोनिमिया एकेडमी के बड़े कैंपस में चल रहा होता है। उसके हाथ में स्कूल का नक्शा होता है और कोतारो भी चुपचाप उसके बगल में चलता रहता है। और चलते चलते कोतारो एक जगह पर रुक जाता है। रियू उससे नीचे झुककर पूछता है कि क्या वो थक गया है, और कोतारो बस सिर हिलाता है और रियू उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि चेयरवुमन जरूर अच्छी होंगी, तभी तो उन्होंने दो अनजान बच्चों को अपनाने की हिम्मत की है। और फिर चलते हुए रियू को अपने माता पिता की याद आती है जो कि अक्सर घर से बाहर रहा करते थे और फिर एक दिन प्लेन क्रैश में वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और उसी समय साइकावा नाम का आदमी आता है जो कि उन्हें बताता है कि चेयरवुमन ने भी उसी हादसे में अपने बेटे और बहू को खोया है और अब वो रियू और कोतारो की देखभाल करना चाहती हैं। और रियू चेयरवुमन के ऑफिस पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर जाते ही चेयरवुमन गुस्से में रहती है क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी थी आने में। और तभी छोटा सा बच्चा कोतारो उसके बालों को देखकर कहता है फ्लफी, और रियू जल्दी से उसका मुंह ढक लेता है। रियू अपना और कोतारो का इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है चेयरवुमन उसे रोक देती है और कहती है कि हमने तुम्हें यहाँ किसी भी सिंपैथी के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसके बदले में रियू को स्कूल का बेबीसिटर बनना होगा। और साइकावा उन्हें डे केयर सेंटर में ले जाता है और बताता है कि ये जगह सिर्फ कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनी है और फंड की कमी के कारण इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रियू समझ जाता है कि चेयरवुमन चाहती हैं कि वो बेबी सिटिंग क्लब शुरू करे। और जैसे ही वो डे केयर सेंटर में पहुंचता है, पहले तो यार बच्चे से घूरते हैं और फिर सोए हुए उसाइदा के पीछे भाग जाते हैं। उसाइदा जो कि वहां का अकेला स्टाफ मेंबर है, और जैसे ही बच्चे रियू को देखते हैं वो उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि कोतारो उसको बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन छोटा होने की वजह से वो हर बार गिर जाता है। और शाम होते होते रियू बच्चों को संभालकर थक जाता है क्योंकि कोई नकली खाना बनाना चाहता है, कोई बाल खींच रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। और उस दिन उसे समझ में आता है कि भाई बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। और फिर बच्चों की माएँ आती हैं और वो रियू का स्वागत करती हैं। और जब टाका की मां नहीं आती तो उसका बड़ा भाई हयातो धड़ाम से अंदर आ जाता है। और ठीक उसी समय रियू नोटिस करता है कि कोतारो का चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा है और उसे तेज बुखार भी है। और वो घबराकर हयातो से कहता है कि तुम इसको प्लीज हॉस्पिटल ले जाओ। और फिर दोनों हयातो एंड रियू कोतारो को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि नया माहौल जो है उसको थोड़ा टेंशन दे रहा है, लेकिन आराम करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बाहर बैठा रियू अपने पिता को कॉल करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अब कोई सा कॉल उठाने वाला नहीं बचा क्योंकि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। वो टूटकर रोने लगता है। तभी चेयरवुमन आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। और बाद में कोतारो भी उठकर रोता है, रियू को देखकर उससे लिपट जाता है और दोनों भाई आपस में लिपटकर रोने लग जाते हैं। और फिर रात में चेयरवुमन चुपचाप उनकी चादर ठीक करती है। तब रियू को महसूस होता है कि सच में वो यहाँ अकेला नहीं है। और अगले दिन चेयरवुमन अपने डेस्क पर रखे फूलों को खराब कहकर हटाने लगती है, लेकिन तभी साइकावा बताता है कि ये फूल रियू और कोतारो ने चुने हैं, तो उन्हें वापस रख लेती है। और अब जो है कोतारो धीरे धीरे बच्चों के साथ घुलने मिलने भी लग गया था। और रियू अब डे केयर में बच्चों को कहानी सुनाने लगता है, और जबकि उसाइदा हमेशा की तरह सोए रहता है। और ऐसे ही करके दोनों भाइयों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो रियू जब बिस्तर से सुबह उठता है तो वो देखता है कि कोतारो उसकी छाती पर आराम से सो रहा है। और रियू धीरे से बैठता है और कोतारो को सीने से लगा लेता है। लेकिन अचानक चेयरवुमन दरवाजा खोलकर अंदर आती है और वो रियू को गुस्से में कहती है कि तुम्हें अभी बिस्तर से बाहर निकलना होगा। जबकि रियू उसको बताता है कि यार अभी तक तो सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं। लेकिन चेयरवुमन उससे गुस्से में कहती है कि चुपचाप अपना नाश्ता खाकर लंच पैक करके तुरंत स्कूल पहुंचे। और तभी साइकावा कमरे में आता है और वो उनको बताता है कि उनका नाश्ता और लंच बिल्कुल तैयार है। और चेयरवुमन रियू को याद दिलाती है कि दिन के सारे ब्रेक उसको डे केयर सेंटर में ही बिताने होंगे। चेयरवुमन रियू को मारोनिमिया एकेडमी का नया यूनिफॉर्म देती है और रियू धन्यवाद कहकर सर झुकाता है। और रियू जो अपना नया नीला यूनिफॉर्म पहनता है तो वो देखता है कि वो तो एकदम बिल्कुल फिट है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि यही अब उसका नया घर है। और फिर वो कोतारो की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। और उसाइदा रियू के नए यूनिफॉर्म की तारीफ करता है और उसाइदा हैरान होकर पूछता है कि चेयरवुमन तो बड़ी कंजूस है, फिर रियू को उन्होंने नई यूनिफॉर्म खरीद दी। और तभी रियू समय देखता है और कहता है कि उसको क्लास में जाना होगा। और वो कोतारो के पास जाकर कहता है कि वो लंच में उसके पास वापस आएगा, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो उसाइदा को बता देना।
और कोतारो बस उसे देखता रहता है जब तक कि रियू बाहर नहीं निकल जाता। और जब रियू स्कूल के हॉलवे में चल रहा होता है तो सामने बच्चों को देखकर उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बाकी बच्चे उसको देखकर हंस रहे होते हैं। और रियू हयातो से पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब सा पहना है जिसकी वजह से बच्चे उसे देखकर हंस रहे हैं। और हयातो उससे हंसते हुए बताता है कि हाँ, तुम जो है अपने साथ बच्चों को लेकर आए हो, इसीलिए सारे बच्चे तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। और रियू मुड़कर कोतारो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ताका बताता है कि कोतारो उसे साथ लेकर आया है। और कोतारो रियू से चिपक जाता है और बच्चे वहां रियू से खेलने के लिए कहते हैं और भाई हंगामा मचा देते हैं। और रियू उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। और इतने में हयातो को भाई इतने जोर से गुस्सा आता है कि वो सारे बच्चों को अपना गुस्सा दिखा के डरा देता है। ताका जो है वो डर के मारे इधर उधर भागने लग जाता है और जैसे ही वो भागता है तो वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और रियू उससे माफी मांगता है। लेकिन लड़की गुस्से में कहती है कि सिर्फ सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। वो बोलती है कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं और माहौल खराब करने की वजह से उनको वो डांट लगा देती है। और सारे बच्चे डर के मारे रोने लग जाते हैं और रियू से चिपक जाते हैं। रियू फिर से माफी मांगता है और बच्चों को डे केयर वापस लेने का वादा करता है। इनोमाता बच्चों के बारे में गपशप सुनती है और महसूस करती है कि बच्चों की देखभाल करना रियू के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। वो शिजुका से मिलती है जो कि हयातो और ताका की मम्मी है। और इनोमाता शिजुका से उनके बच्चों के हालातों के बारे में बात करती है। और इनोमाता की बातें सुनकर शिजुका उसे समझाती है कि हर छात्र का कर्तव्य है कि वो मेहनत करे और लेकिन साथ साथ उसको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और इनोमाता आती है और कहती है रियू से कि रियू को अपने आसपास की जगह का ध्यान रखना चाहिए। और रियू पूछता है इनोमाता से कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और इनोमाता बताती है कि ताका की माँ ने ताका के लिए लंच भेजा तो वो उसे ही देने आई थी। रियू लंच पैक को लेता है और उसाइदा अपना फोन चेक करता है। इनोमाता जाने की तैयारी करती है लेकिन उसाइदा अचानक पेट दर्द का बहाना बनाता है और हयातो से कहता है कि उसे नर्स के पास लेकर जाए। और ये देखकर रियू और इनोमाता दोनों हैरान हो जाते हैं लेकिन हयातो जो है वो उसाइदा को ले जाता है। और ताका इनोमाता को अपनी तलवार से चिढ़ाता है क्योंकि बाकी बच्चे इनोमाता को विलन कहकर चिढ़ाते रहते हैं। और इनोमाता मुड़कर बच्चों से पूछती है कि आखिर वो उससे विलन क्यों कह रहे हैं। और सारे बच्चे डर के छुप जाते हैं। और इनोमाता को ये देखकर समझ में आ जाता है कि भाई उसका जो बिहेवियर है बच्चों पर डर का असर डाल रहा है। और तभी ये रियू वहां पर आकर बोलता है कि बच्चों को इनोमाता से माफी मांगे। लेकिन इनोमाता नहीं चाहती कि बच्चे मजबूरी में उससे माफी मांगे और वो महसूस करती है कि रियू बच्चों की देखभाल करके थक चुका है। लेकिन रियू इनोमाता को मुस्कुराकर कहता है कि उसको बच्चों के साथ रहकर बहुत ही मजा आता है। और फिर इनोमाता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो रियू के ऊपर स्टम्प्ड टॉयज फेंकने लग जाती है और वो चिल्लाती है कि सब उसे पसंद करते हैं और वो खुद को अकेला महसूस करती है। रोते हुए वो कहती है कि पढ़ाई के अलावा उसका कोई भी और दोस्त नहीं है और वो अकेलेपन का दर्द जो है वो महसूस करती है। और तभी किरण आकर इनोमाता के बगल में बैठ जाती है और उसको थोड़ा सा संभालती है। और तभी सारे बच्चे माफी मांगते हुए इनोमाता के पास आ जाते हैं और सबके सब एक साथ रोने लग जाते हैं। नर्स के कमरे में शिजुका चाय का कप लिए ये सोच रही थी कि गिफ्टेड क्लास के बच्चे पढ़ाई में इतना खो जाते हैं कि वो ब्रेक लेना ही भूल जाते हैं। और तभी उसकी नजर उसाइदा पे पड़ती है जो बेड पर फैला हुआ आराम कर रहा था। शिजुका को उसाइदा जैसे आराम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। हयातो रियू को बताता है कि उसाइदा की पेट दर्द वाली कहानी पूरी नकली थी। और तभी वो इनोमाता की ओर इशारा करता है जो कि बच्चों के साथ फर्श पर गहरी नींद में सो रही थी। और रियू कहता है कि उसे सोने देना चाहिए। और हयातो मजाक में बोलता है कि रियू के सिर पर एक और बच्चा बढ़ गया। अचानक इनोमाता चौंक कर उठती है और घबरा कर समय पूछती है। पता चलता है कि बेबी सिटिंग क्लब का लंच टाइम हो चुका है। और रियू कहता है कि उन्होंने उसे जगाने की कोशिश तो की थी लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में थी। और इनोमाता शर्म से लाल हो जाती है और वो कहती है कि वो बिना किसी रीजन के कभी भी क्लास नहीं छोड़ती। बाद में कोतारो अपनी टाइगर स्वेटर को घूर रहा होता है। रियू से पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है लेकिन कोतारो चुप खड़ा रहता है। और किरण बताती है कि थोड़ी देर पहले ताका ने उसे चिढ़ाया था कि कभी असली टाइगर तो उसने देखा नहीं है, सिर्फ स्वेटर में ही टाइगर को लगाई घूमता है। और ताका अपनी बात पर अड़ जाता है कि उसने कुछ गलत तो कहा नहीं। और है तो गुस्से से उसे डांट देता है और सिर पर हल्का सा मारकर माफी मांगने को कहता है। और रियू बीच बचाव करता है और कोतारो भी कहता है कि उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा। लेकिन ताका झुंझला कर कहता है कि उसका भाई हमेशा उसके साथ ऐसा ही करता है तो साफ कह देता है कि उसे वो ना तो पसंद करता है और ना ही नापसंद, वो बस भाई है। ये सुनकर ताका टूट पड़ता है और वो रोते रोते उसाइदा के पास भाग जाता है कि उसका भाई उससे नफरत करता है।
रियू हयातो को समझाता है कि ताका अभी छोटा है, लेकिन हयातो कहता है मैं तो बस ईमानदार था। और लास्ट में हयातो ताका को गोद में लेकर चला जाता है और ताका चिल्लाता है कि अब वो उसे बिल्कुल भाई नहीं मानता अपना। और फिर कुछ देर बाद सारे बच्चे एक्साइटेड होकर रियू से कहते हैं कि वो सब चिड़ियाघर देखना चाहते हैं और रियू कोतारो से कहता है कि वो दोनों अकेले इस वीकेंड चलेंगे, लेकिन बाकी बच्चे भी अलग अलग जानवरों की फरमाइश करने लगते हैं। रियू हकलाता है और कहता है कि छुट्टी के दिन बच्चों को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए। और तभी उसेदा आता है और कहता है कि सभी को ले जाओ, और वो खुद भी साथ में चलेगा क्योंकि उसे इस वीकेंड में उसकी सैलरी मिलने वाली थी। और वो बच्चों को अनाउंस करके एक्साइटेड कर देता है और कहता है कि संडे को सभी का फील्ड ट्रिप रेडी है। रात को रियू ये सब बातें चेयरवुमन को बताता है और वो परमिशन दे देती है, लेकिन कहती है कि उसेदा को पेमेंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि बच्चों की माएं भी साथ होंगी। और रियू हिम्मत करके पूछता है कि क्या आप भी साथ में चलेंगी, और वो झट से मना कर देती हैं। और ट्रिप के दिन साइकावा एक बड़ा सा डिब्बा सभी के लिए खाने के लिए लाता है और तभी वो एक लिफाफा निकालता है जिसके अंदर चेयरवुमन ने उसे पैसे दिए होते हैं। और रियू हंसकर उसे कहता है कि पैसों का अच्छा इस्तेमाल करना। और फिर हयातो अपने बेसबॉल यूनिफॉर्म में आता है और वो ऑलरेडी लेट हो चुका था और ताका भी उसकी बाहों में चिल्ला रहा होता है कि उसे छोड़ा जाए। और रियू पूछता है कि क्या वो अब भी लड़ रहे हैं, और हयातो कहता है कि ना तो वो उसे पसंद करता है और ना ही उसे नापसंद करता है। सबसे पहले वो लोग हाथी देखने जाते हैं। ताका भी अपने भाई के बिना मस्ती में लगा रहता है। जब वो टाइगर की एरिया में पहुंचते हैं तो बड़े टाइगर की दहाड़ सुनकर सभी बच्चे अपनी मम्मियों और उसेदा के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन कोतारो वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखों में डर साफ था। रियू उसे उठा लेता है और पास बिठाकर सहलाता है और फिर सभी छोटे टाइगर बच्चों को देखने चले जाते हैं। और लंच करते समय कोतारो एक परिवार को साथ हंसते हुए देखता है और रियू को अपने स्वर्गवासी माता पिता की याद आती है। उसेदा शोर मचाकर सभी को बुलाता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। और साइकावा का बनाया हुआ खाना देखकर बच्चों की माएं भी दंग रह जाती हैं। खाने के बाद वो खरगोशों को पकड़कर तस्वीरें खिंचाते हैं। कोतारो एक भेड़ को देखता है और उसे शैगी बिल्कुल चेयरवुमन जैसा कहता है और सभी लोग हंस पड़ते हैं क्योंकि भेड़ सच में उनसे मिलती जुलती थी। गिफ्ट शॉप में बच्चे सामान खरीद रहे होते हैं और ताका पता नहीं किसी के पीछे जाने लगता है क्योंकि उसने किसी को देखा था जो बिल्कुल हयातो जैसा लग रहा था। अंधेरा होने लगता है और ताका अकेला भटकता रहता है। जब उसे एहसास होता है कि वो खो गया है तो वो ठोकर खाकर गिर जाता है और रोने लगता है। और तभी कोई उसके पीछे आता है और सच में वो हयातो ही था और वो उसे उठाकर कहता है कि मर्द खोकर नहीं रोते, लेकिन ताका फिर भी रोता रहता है। और रियू भी वहां पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। फिर वापसी में बच्चे अपनी माँ के साथ घर की ओर आते हैं। रियू और हयातो अपने छोटे भाइयों को पीठ पर लाते हैं और रियू से पूछता है कि हयातो क्या तुम सच में यहाँ चिंता करते हुए आए थे ना? और हयातो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांटा था, लेकिन रियू जानता था कि असल में वो अपने भाई के लिए आया है। और सोते सोते ताका बड़बड़ाता है भाई मुझे बहुत पसंद है। और हयातो शर्माते हुए कहता है कि मुझे उससे ना ही नफरत है और ना ही प्यार, बस। लेकिन उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं और रियू हंसने लगता है और सोचता है कि चाहे हंसे, चाहे वो रोएं, चाहे वो लड़ें, भाई तो भाई ही होते हैं। और अभी डे केयर सेंटर में सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और तभी उसेदा कैलेंडर देखता है और अचानक उसे याद आता है कि आज तो वैलेंटाइन डे है। और वो सभी बच्चों को बुलाकर हाथ आगे बढ़ाता है और मजाक में कहता है कि उनके मम्मी पापा ने जो भी उसके और रियू के लिए भेजा है वो बारी बारी से उसके हाथ में दे दे। और कोतारो मासूमियत से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसेदा हंसकर कहता है कि उसे हाथ नहीं, उसे तो चॉकलेट चाहिए। लेकिन सारे बच्चे एक साथ बोल देते कि उनके पास कुछ भी नहीं है और उसेदा उदास हो जाता है। उधर लड़कियां क्लास में आपस में बात कर रही होती हैं कि किसने किसको चॉकलेट दी है। और उशिमारू शर्माती है जब उससे पूछा जाता है कि उसने किसको चॉकलेट दी है। और रियू सोचता है कि हयातो को तो जरूर चॉकलेट मिली होगी और सच में एक लड़की हयातो को चॉकलेट देने आती है, लेकिन हयातो साफ मना कर देता है कि उसे चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद। और लड़कियां निराश हो जाती हैं और सभी लोग यागी तोमाया और नेजुचुकिची की बातें करते हैं जो कि गिफ्टेड क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट हैं। और रियू को इनुमाता याद आती है और वो सोचता है कि अगर वो ये सब देखती तो जरूर गुस्सा होती। और गिफ्टेड क्लास की लड़कियां यागी और नेजु को होममेड चॉकलेट देती हैं, लेकिन इनुमाता गुस्से में उन्हें डांटती हैं कि स्कूल में चॉकलेट देना सख्त मना है। और बाकी लड़कियां इनुमाता को बोरिंग कह देती हैं। और यागी माहौल को शांत करता है और कहता है कि वो बाहर जाकर चॉकलेट दे सकती है। इसके बाद यागी इनुमाता से कहता है कि वो बेबी सिटिंग क्लब ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनुमाता बाहर निकलती है और ये सोचती है कि बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है और सिर्फ पढ़ाई ही उसका एक रास्ता है।
और उधर रियो डे केयर में यागी से मिलता है। वो उसाइदा को जाकर सब बच्चों से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। यागी बच्चों से बहुत प्यार से बातें करता है, उनसे नाम पूछता है, उनकी तारीफ करता है और बच्चे उससे तुरंत घुल मिल जाते हैं। और रियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यागी बच्चों के साथ कितने जल्दी घुल मिल गया। और इसी बीच लाइब्रेरी में इनोमाता दो बच्चों की बात सुन लेती है और ये सुन के इनोमाता बिल्कुल हैरान हो जाती है कि यागी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बच्चों से प्यार का नाटक करता है और बच्चों को अजीब तरीके से घूरता भी है। और ये सुनते ही इनोमाता घबरा जाती है और दौड़कर डे केयर में पहुंचती है और ठीक उसी समय यागी जो है वो कोतारो के गाल को हल्के से दबाता है और ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। दरवाजा जोर से खुलता है, इनोमाता चौंक जाती है लेकिन फिर समझ में आता है कि कोई गलत हरकत नहीं हुई है, बस यागी को नोज ब्लीड हो गया था। तभी नेजू वहां आता है और यागी को डांटते हुए कहता है कि वो इस क्लब में नहीं रह सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा वियर्ड है बच्चों के लिए। और यागी सफाई देता है कि उसे बच्चे नॉर्मल तरीके से पसंद है, लेकिन नेजू उसे घसीटकर बाहर ले आता है और जाते जाते यागी बच्चों से कहता है कि वो कभी कभी उनके गाल दबाने जरूर आएगा। और इसके बाद बच्चे जोर जोर से चॉकलेट मांगने लगते हैं। ताका और किरण इनोमाता से चॉकलेट की जिद करने लगते हैं, लेकिन इनोमाता सख्ती से कहती है कि स्कूल में चॉकलेट देना मना है और नियम तोड़ने वाले लोगों से बिल्कुल नहीं पसंद। और सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। तो फिर इनोमाता भी शर्माते हुए कहती है कि अगर वे कल तक का इंतजार करेंगे तो वो उनके लिए सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट लाएंगी और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और शाम को रियो और कोतारो इनोमाता के साथ घर की तरफ को चलते हैं। रास्ते में रियो कोतारो के साथ दुकान में जाता है और लौटकर कोतारो अपने हाथों से इनोमाता को एक छोटा सा चॉकलेट बॉक्स देता है और इनोमाता शर्मा जाती है। रियो मुस्कुराकर कहता है कि उसे ना उसका बोरिंग होना भी अच्छा लगता है और इनोमाता और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और पास ही उशिमारू खड़ी ये सब देख रही होती है और सोचती है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। और रात में साइकावा रियो और कोतारो के लिए होममेड गवर्नमेंट चॉकलेट लाता है। कोतारो रियो की तरफ चॉकलेट बढ़ाता है, रियो से थैंक यू बोलता है और कोतारो खुशी से मुस्कुरा देता है। और वहीं दूसरी तरफ इनोमाता अकेले चॉकलेट शॉप के सामने खड़ी बच्चों के लिए चॉकलेट चुनने की सोच रही होती है। बहुत ठंडी सुबह थी। रियो और उसके दोस्त जिम के शॉर्ट्स पहने कांप रहे थे। तभी उसाइदा बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उनके पास ले आया। बच्चे गाड़ी से कूदे और रियो के पास दौड़कर उसे गर्मी दे दी। सब बच्चे खेल रहे थे कि अचानक रियो के कुछ क्लासमेट्स उन्हें हीट पैक समझकर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बच्चे डर कर इधर उधर भागते हैं और फिर उसी समय एक अजीब सा आदमी टोपी, मास्क और चश्मा पहनकर पेड़ के पीछे से बच्चों को घूर रहा होता है। ताकुमा झाड़ियों के अंदर चला गया और ठीक उसी समय वो अजीब सा आदमी ताकुमा को उठाकर ले जाता है। रियो डर कर उसके पीछे दौड़ता है। हयातो उसके ऊपर जूता फेंक कर उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी ताकुमा हंसकर बोलता है कोकुन। और फिर जूता लगने के बाद पता चलता है कि वो और कोई नहीं ताकुमा और काजुमा के पिता कोसुके हैं। और कोसुके उन्हें बताता है कि वो एक एक्टर है और पहचान से बचने के लिए दूसरे वेश में आया था और वो दुखी था कि उसके बच्चे उसे पापा की तरह महसूस भी नहीं करते। रियो से समझाता है कि आपको ना थोड़ा बच्चों को टाइम देना चाहिए जिससे आपका और आपके बच्चों का रिलेशनशिप और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन जब वो काजुमा को उठाता है, काजुमा डर कर रोने लगता है और कोसुके हिम्मत हार कर कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा और वो स्कूल गेट की ओर जाने लगता है। और गेट पर खड़ी लड़कियां उन्हें पहचान लेती हैं क्योंकि कोसुके एक फेमस आदमी है और वहां पर भीड़ लगा देती हैं। और तभी कोसुके को पीछे से आवाज आती है पापा। रियो और हयातो ने ताकुमा और काजुमा को ऊपर उठाकर उनकी तरफ पुकारा था। दोनों रो रहे थे और अपने पिता को वापस बुला रहे थे। उमी आती है और वो सीटी पे जाकर भीड़ को भगा देती है और वो कोसुके को बताती है कि काजुमा उनसे इसलिए डरता है क्योंकि उन्होंने उसको वो फिल्म दिखाई थी जिसमें कोसुके एक खलनायक बने थे जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। कोसुके हैरान होता है, लेकिन जैसे ही उसके बेटे उसकी कोट पकड़कर कहते हैं पापा हमारे साथ खेलोगे, और वो दोनों को गले लगा लेता है और रोने लगता है। रियो ये देखकर सोचता है कि परिवार में कभी कभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। सुबह की हल्की हवा के साथ रियो चुपचाप अपने माता पिता से मन ही मन बात कर रहा होता है और कहता है कि सच में आज स्प्रिंग सीजन के जैसा लग रहा है और अब वो हाई स्कूल में आ गया है। रियो मुस्कुराकर अपने माता पिता से कहता है कि अब वो बड़ा हो गया है। उधर कोतारो और ताका ड्राइंग कर रहे होते हैं और बार बार रियो की तरफ देखते रहते हैं क्योंकि अब स्कूल में नए हाई स्कूल स्टूडेंट्स का क्लब चुनना होता है और इसलिए बोर्ड पर ढेर सारे पोस्टर लगे होते हैं और रियो भी बेबी सिटिंग क्लब का पोस्टर लगाना चाहता है, लेकिन जगह ही नहीं होती वहां पे। और तभी कोतारो से पुकारता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बाकी बच्चे पहले से ही रियो पर टूट पड़ते हैं और वो गिर जाता है।
पोस्टर उड़कर सीधा कोतारो के सिर पर जाकर गिर जाता है। उसाईदा पोस्टर उठाकर पढ़ता है और पूछता है कि वो इसे कहां पर लगाएगा। तो रयू बताता है कि बोर्ड लगभग भर चुका है। बच्चे पोस्टर देखना चाहते हैं तो उसाईदा कहता है कि चलो बाकी क्लब भी घूम लेते, क्या पता वहां जगह हो तो वहां लगा लेंगे। और बाहर बच्चे हाथ पकड़कर डांस करते हुए गलियारों में परेड निकालते हैं और रियू इतनी भीड़ देखकर शर्मा जाता है। और तभी किरिन ड्रामा क्लब का दरवाजा खोल देती है और उसकी माँ यूयुई डरावने भूत की तरह तैयार होकर बाहर आती है और इतने में सारे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। यूयुई रियू को हाई स्कूल में पहुंचने की बधाई देती है और उसे ड्रामा क्लब ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन रियू साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे बेबी सिटिंग क्लब संभालना होता है। और उधर सारे बच्चे मिठाई की खुशबू सूंघकर भाग जाते हैं और सारे बच्चे कुकिंग क्लब की रसोई में पहुंच जाते हैं, जहां इनो माता पहले से ही काम कर रही होती है और वो रियू को गुस्से में डांटती है और बोलती है कि तुम्हें बच्चों को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और बच्चे कुकीज का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रियू उन्हें वहां से लेके चला जाता है। बाहर बेसबॉल क्लब की प्रैक्टिस चल रही होती है। ताका अपने भाई हयातो को देखकर काफी खुश रहता है, लेकिन हयातो अपने छोटे भाई को देखकर अनदेखा कर देता है। रियू बाहर बच्चों को देखते हुए सोचता है कि ये लोग कितने मजे कर रहे हैं। और फिर रियू थोड़ा उदास लगता है। वो सोचता है कि क्या सच में बेबी सिटिंग क्लब में रहना सही है या फिर नहीं। और फिर वो बोर्ड पर पोस्टर लगाने चले जाता है और निराश होकर बैठ जाता है। तभी हयातो कोतारो को गोद में लिए आता है और रियू को अपना क्लब का फॉर्म दिखाता है, जहां पर उसने बेबी सिटिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया होता है। और वो कहता है कि वो अपना आधा समय बेसबॉल क्लब में और आधा समय बेबी सिटिंग में देगा, क्योंकि उसका छोटा भाई भी वहां पे है। और उधर से बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और वो बताते हैं कि इनो माता ने उन्हें कुकीज दी है और बच्चे रियू को भी कुकीज देने लगते हैं ताकि वो खुश हो जाए। और साथ बैठकर सभी लोग कुकीज खाते हैं। इनो माता कभी कभी नई कुकीज लेकर आती है, हालांकि वो बहुत सख्त होती है और बच्चे अपने दांतों से उन्हें काट नहीं पाते। और इसी बीच अगली सुबह रियू बीमार होकर उठता है। उसकी आवाज बदल चुकी होती है और उसे तेज बुखार भी होता है। और कोतारो उसकी छाती पर सो रहा होता है। चेयरवुमन कमरे में घुसती है और रियू को उठाने लगती है, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ता है और कोतारो ये देखकर घबरा जाता है। और चेयरवुमन फैसला करती है कि कोतारो को वो अपने साथ ले जाएगी ताकि रियू आराम कर सके, लेकिन कोतारो भाई साहब मानता ही नहीं, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है, उसके अलावा कोई उसके घर में है नहीं। तो कोतारो दरवाजे से चिपक जाता है और फिर उसे समझाया जाता है कि रियू के लिए दवाई बनानी है। और कोतारो जो कितना छोटा है, वो अपने बड़े भाई के लिए खुद से दवाई बनाने लग जाता है और वो किचन में जाके नींबू निचोड़ने लगता है ताकि उसका जो रस है वो शहद में जाकर दवाई बनाई जा सके। और कोतारो पूरी मेहनत से नींबू निचोड़ता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बूंद निकाल पाता है। और फिर ऐसे करके वो और दोबारा कोशिश करता है और फिर से नींबू की एक एक बूंद को इकट्ठा करके दवाई बनाता है। इधर रियू सपने में अपने मम्मी पापा को फिर से कहीं जाते हुए देखता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो नींद में ही रोने लगता है और फिर कोतारो अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा पोंछता है, लेकिन नींबू का रस उसकी आंखों में लग जाता है और रियू उठकर रोने सा चेहरा बना लेता है। चेयरवुमन उसे गर्म दवा देती है और बताती है कि कोतारो ने ये खुद बनाई है। रियू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसका छोटा भाई अब भी उसके पास है। बाद में कोतारो को फिर कमरे से बाहर ले जाया जाता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। और बाहर बैठा साइकावा उसे आइसक्रीम दिखाकर मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोतारो फिर भी वहीं बैठा रहता है। सुबह युकारी मिदोरी को गोद में लेकर डे केयर में रियू के पास छोड़ती है। रियू मिदोरी को पकड़कर कोतारो से कहता है कि जब तक बाकी बच्चे नहीं आ जाते तब तक वो मिलकर इस पिक्चर बुक को पढ़ें। थोड़ी देर बाद वो मिदोरी का डायपर बदल रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वाइप्स तो खत्म हो गए हैं और वो अलमारी खोलकर नए वाइप्स निकालने लगता है। और इसी बीच मिदोरी चुपचाप दरवाजे की तरफ रेंगने लग जाती है। दरवाजा खुलता है, एक लाल बालों वाला लड़का इनोई अंदर आता है और बदबू से ही नीचे गिर जाता है। और मिदोरी उसकी पैंट पकड़ लेती है और रियो और कोतारो दूर से शौक में खड़े बस उसे देखते रहते हैं। लड़का गुस्से में बोलता है कि वो बस देख क्यों रहे, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। रियो उसे देखकर समझ जाता है कि ये लड़का बेबी सिटिंग क्लब ज्वाइन करने तो बिल्कुल नहीं आया होगा। वो नाक पकड़कर बदबू की शिकायत करता है और मिदोरी को पो फैक्ट्री और कोतारो को स्पेस कैडेट कह देता है, जिस पर रियो से डांटता है। फिर अचानक वो पूछता है कि क्या यहाँ मिदोरी स्वातारी नाम की बच्ची है। रियो सोच नहीं पाता कि वो क्या चाहता है। वो लड़का अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि वो अपने फ्यूचर डॉटर का चेहरा देखने आया है, यानी वो सोचता है कि एक दिन वो युकारी से शादी करेगा और मिदोरी उसकी बेटी बनेगी। रियो हक्का बक्का रह जाता है। उसे याद आता है कि युकारी तो ऑलरेडी मैरिड है। लड़का अपना नाम इनोई बताता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उम्र से प्यार नहीं रुकता। और रियो घबरा जाता है और दिमाग में ये चलने लगता है कि कहीं युकारी किसी अफेयर में तो नहीं फंस गई। थोड़ी देर बाद उसाइदा डे केयर में आता है और देखता है कि रियो और कोतारो थोड़ा अजीब से लग रहे हैं और किरिन मजाक में कहती है कि रियो तो आंखें खोल कर सो रहा है।
और रियो अपने छोटे भाई से माफी मांगता है कि वो उसको स्टोरी नहीं पढ़ा पाया और वादा करता है कि उसको वो बाद में पढ़ा लेगा। फिर वो उसाइदा से पूछता है कि मिदोरी के पिता कहाँ हैं। उसाइदा बताता है कि वो किसी फॉरेन डिग साइट में काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि यानी जिंदा है ना कोई तलाक ना कोई विडो वाली बात तो नहीं है। और ये सुनकर रियो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि यार फिर ये इनोई कौन सी फिल्म चला रहा है अपनी। वो हयातो की भी राय लेता है तो हयातो भैया सीधा कह देता है कि बड़े लोगों की रिलेशनशिप के मामले में वो तो टांग बिल्कुल नहीं अड़ाता। क्लास में बैठा रियो सोचना शुरू कर देता है कि उसने कभी खुद प्यार फील किया भी है या फिर नहीं। लोग कहते हैं उससे कि उशिमारू क्यूट है, लेकिन जब भी वो उसे देखता है तो उसे कोई खास फीलिंग आती नहीं है उशिमारू को देख के। हालांकि उशिमारू जो है वो ब्लश तो कर जाती है, पर रियो अब भी उलझन में रहता है। कॉरिडोर में उसकी टक्कर इनुमाता से हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। और रियो उससे अचानक पूछ बैठता है कि धोखा देने के बारे में उसका क्या सोचना है। इनुमाता कह देती है कि उसे सजा मिलनी चाहिए जो भी धोखा देता है, और यहाँ तक तो ये भी बोल देती है कि उसे तो मार देना चाहिए। और रियो से पूछता है कि क्या उसे कभी किसी पर क्रश हुआ है, तो वो खुद को डल कहकर मानती है, तो उसे प्यार का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। रियो देकर लौटता है तो देखता है कि बच्चे इनोई के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर नाक बहा रहे हैं और सारा स्नॉट उसके ऊपर चिपका हुआ है और उसाइदा बगल में आराम से लेटा होता है। रियो बच्चों को बुलाकर उनकी नाक पोंछता है और इनोई उठकर गुस्से में बोलता है कि उसे अब पता चल चुका है कि जो पूप फैक्ट्री जिसको वो बोल रहा था वो सच में मिदोरी है और रियो ने उससे झूठ बोला। रियो शांत रहकर कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मिदोरी यहाँ नहीं है। रियो उसे समझाता है कि किसी भी शादीशुदा और बच्चों वाली औरत को छीनने की कोशिश करना कितना गलत है। इनोई पहले तो ये मानता है कि हाँ, शादीशुदा औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कहता भी है कि वो हमेशा मैरिड औरत का जो है आदर करेगा। फिर कॉन्फिडेंटली बोल देता है कि युकारी का हस्बैंड तो स्वर्ग में है। और तभी दरवाजा खुलता है, युकारी अंदर आती है और वो मुस्कुराकर इनोई को हाय कहती है और इनोई एकदम लाल हो जाता है। वो हिम्मत करके उसका हाथ पकड़कर कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में मिदोरी जो है वो रोने लग जाती है और युकारी उसे गोद में ले लेती है और प्यार से मिदोरी से कहती है कि पापा जल्द ही घर आने वाले हैं। ये सुनकर इनोई वही फ्रीज हो गया, मानो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है वो टर्की में है और अब वापस आकर वो यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। युकारी उससे पूछती है कि वो क्या कहने वाला था, तो इनोई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके, तो वो वहां पर जो टॉपिक को बदल देता है। बस इतना कहता है कि अगर वो और उसके हस्बैंड कभी डेट पर जाना चाहे तो वो खुशी से मिदोरी को संभाल लेगा। युकारी मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करती है। बाद में इनोई कॉर्नर में बैठकर शर्म से मर रहा होता है और बच्चे इनोई पर टॉय स्वॉर्ड्स से हमला कर रहे होते हैं और वो उसाइदा पर गुस्सा करता है कि उसाइदा, जब तुम्हें पहले से पता था सारी बातें, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और उसाइदा हंसते हुए कहता है कि उसको इनोई की यह हालत देखकर बड़ा मजा आया। और इनोई हंसकर कहता है कि जनरली पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, लेकिन रियो तो उल्टा ही रास्ता जी रहा है, पहले ही बच्चों से घिरा हुआ है। और फिर रियो कोतारो की तरफ देखता है जो कि अब भी सिंड्रेला वाली किताब पकड़े हुए है और फिर रियो को महसूस होता है कि यार उसने आज भी उन्हें सिंड्रेला वाली स्टोरी नहीं सुनाई। तो फिर वो कोतारो और बाकी बच्चों को लेकर बैठता है और सिंड्रेला की कहानी सुनाना शुरू करता है और मन ही मन सोचता है कि जिस तरह आज इनोई का दिल टूटा, क्या कभी वो खुद भी किसी से प्यार करेगा, और अगर हाँ तो उसका प्यार का क्या अंजाम होगा। रियो बच्चों के साथ एक नया गेम शुरू करता है, रेंजर 5 का। वो खुद को ड्रैगन किंग बनाता है, मिदोरी को डेविल क्वीन बनाता है और बाकी बच्चे रेंजर्स बनते हैं। सब मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन किरिन गेम छोड़कर ड्राइंग करने लगती है। वो अचानक कहती है कि उसे चाइल्डिश गेम्स बिल्कुल नहीं खेलने, उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है। और इस पर हीरोज और विचेस को लेकर बच्चों में बहस शुरू हो जाती है। ताका कहता है कि हीरोज असली होते हैं, किरिन कहती है कि विचेस असली होते हैं। है तो सच बोलने लगता है, लेकिन रियो उसका मुंह दबा देता है और कहता है कि मत बोलो कुछ भी, वरना बच्चों के सपने टूट जाएंगे। और अगले दिन किरिन जिद पकड़ लेती है कि वो साबित करके दिखाएगी कि विचेस सच में होती है। वो बॉम्ब स्टिक लेकर उड़ने की प्रैक्टिस करती है। सब उसे समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तभी एक दिन वो ऊंचाई से छलांग लगाने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त रियो पहुंच जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। किरिन रोने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद सच में उड़ना नामुमकिन है। तभी चेयरवुमन आती है। किरिन उनसे पूछती है कि क्या वो उड़ सकती हैं। चेयरवुमन हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, ये सब तुम अपनी इमेजिनेशन पर छोड़ दो। अंदर आकर ताका बोलता है कि वो विचेस और हीरोज दोनों का गेम खेलेंगे। सब बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं और रियो सोचता है कि शायद चेयरवुमन सच में किसी विचेस से कम पावरफुल नहीं है। नेज़ु परिवार का घर
चूकीचू कपड़े सिल रहा होता है और उसका भाई दूध के डिब्बे पैक कर रहा होता है। कीची गुस्से में किसी बात को लेकर अपने पिता पर चिल्लाता है और यह कहते हुए घर से भाग जाता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उधर हवेली में रियो कपड़े सुखा रहा होता है और छोटा कोतारो जमीन पर चींटियों की कतार को ध्यान से देख रहा होता है। रियो से समझाता है कि वो बेशक चींटियों को देख ले लेकिन कहीं अकेले दूर मत जाना। और तभी कोतारो देखता है कि एक बच्चा झाड़ पर अटका हुआ है और तभी कोतारो रियो की पैंट पकड़ लेता है और उसे झाड़ियों की ओर ले जाता है। वहां जाकर रियो देखता है कि एक लड़का झाड़ी में फंसा हुआ है और ये कोई और नहीं कीची होता है। रियो उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन कीची इतने गुस्से में होता है कि वो रियो का हाथ झटक देता है और कहता है कि उसे किसी से कोई बात नहीं करनी और उसे घर वापस नहीं जाना। और ये देखकर कोतारो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसने उसके भाई को मारा, लेकिन रियो उसे शांत कर देता है और थोड़ी देर में पता चलता है कि कीची चूकीची का छोटा भाई है। रियो उससे प्यार से पूछता है कि घर में क्या हुआ, लेकिन कीची कुछ नहीं बताता। रियो जबरदस्ती नहीं करता और कहता है कि जब भी तुम्हारा मन हो तो बात कर लेना। और तभी यागी वहां आता है और आते संग ही वो कोतारो का गाल दबा देता है और जिससे हमेशा की तरह उसकी नाक में खून बहने लगता है। और इनोमाता भी वहां पर पहुंच जाती है और गुस्से में यागी को चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा कोतारो को छुआ भी तो वो पुलिस बुला लेगी। यागी मजाक में कह देता है कि शायद इनोमाता भी गाल दबाना चाहती है, जिससे कि इनोमाता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर कीची अपने बड़े भाई चूकीची की तारीफ करने लगता है कि वो नौकरी भी करता है, पढ़ाई भी करता है, स्कॉलरशिप पाने के लिए मेहनत भी करता है। ये सुनकर इनोमाता हैरान हो जाती है और वो कीची को डांटती है कि तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और तुम घर से भागकर सबको परेशान कर रहे हो। और ये सुनते ही कीची फूट फूट कर रोने लगता है। वो बताता है कि उसने सिर्फ एक वीडियो गेम मांगा था क्योंकि उसकी क्लास में सभी बच्चों के पास वो गेम है लेकिन सिर्फ उसके पास ही नहीं। और कीची का कहना यह है कि उसे अपना परिवार बहुत पसंद है लेकिन उसे गरीब होना अच्छा नहीं लगता। और आखिरकार रियो और यागी मिलकर कीची को झाड़ियों से बाहर निकाल देते हैं। कीची अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर कहता है कि वो अब घर वापस जाएगा और मेहनत करेगा ताकि वो भी एक दिन अपने भाई की तरह कुछ बन सके। और तभी चूकीची वहां मिठाई लेकर आता है और सभी को देता है और वो कीची को वही वीडियो गेम भी देता है जिसकी उसे चाह थी, लेकिन साथ ही ये भी बोलता है कि उसे घर के कामों में मदद करनी होगी और खेल सबके साथ बांटना होगा। शाम को रियो और कोतारो चाय एंड मिठाई खाते हैं और साइकावा मजाक में कहता है कि उसने झाड़ियों में 2 पिछवाड़े निकले हुए देखे थे और ये सुनकर सबके सब हंस पड़ते हैं। और फिर स्कूल में रियो एक दिन अपना टिफिन जो है वो डे केयर सेंटर में भूल जाता है। डे केयर में उसाइदा देखता है कि रियो का टिफिन वहीं रह गया है और छोटा भाई कोतारो खुद अपने भाई का टिफिन पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। और उसाइदा उसके गले में नाम की पर्ची बांध देता है और उसे समझाता है कि अगर कहीं दिक्कत आए तो मदद मांग लेना। और कोतारो अकेले सीढ़ियां चढ़ता है। कई बड़े छात्र उससे मदद देना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देता है और वो खुद ही अपने भाई तक टिफिन पहुंचाना चाहता है। और वहीं इनोई चुपचाप उसे दूर से देखता रहता है। रास्ते में कोतारो का टिफिन गिर जाता है लेकिन इनोई उसे पकड़ लेता है और फिर से कसकर बांध देता है। और वो चुपचाप कोतारो के साथ ऊपर तक चलता है और बाकी लोगों से कहता है कि उसे रास्ता दे। और क्लास में जब कोतारो टिफिन लेकर पहुंचता है तो रियो जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो कोतारो से पूछता है कि क्या वो यहाँ अकेले आया है और फिर दोनों सीढ़ियों के पास बैठकर साथ में खाना खाते हैं। हालांकि डिब्बा जो है वो थोड़ा बिगड़ गया होता है लेकिन दोनों खुशी खुशी खाना बांट लेते हैं। रियो कोतारो की खूब तारीफ करता है कि उसने अपना पहला काम खुद पूरा किया। और दूर से इनोई ये सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साइकावा उसे रुमाल देता है और दोनों बिना कुछ कहे भाई भाई के प्यार और मासूमियत को महसूस करते हैं। एक दिन कवाता और यामाने उशिमारू से पूछती हैं कि उसे रियो में क्या क्या अच्छा लगता है और ये सुनते ही उशिमारू शर्म से लाल हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और थोड़ी देर बाद वो मान लेती है कि हाँ उसे रियो जो है वो अच्छा लगता है। लड़कियां कहती हैं कि रियो जो है वो बहुत ही नेक दिल, ध्यान रखने वाला और एकदम सुलझे स्वभाव का लड़का है। और तभी इनोमाता वहां से गुजरती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो गुस्से में कहती है कि कम से कम बातें तो दरवाजा बंद करके कर लिया करो। इसी बीच रियो और हयातो क्लास में लौटते हैं। तभी सबको पता चलता है कि रियो ने अभी भी बेबी सिटिंग क्लब का एप्रन पहना हुआ है और उसके कपड़ों पर बच्चों के चिपकाए हुए स्टिकर भी लगे हैं और ये देखकर पूरी क्लास हंसने लग जाती है। इनोमाता चलते हुए रियो के बारे में सोचने लगती है। उसे वो वैलेंटाइन वाला डे याद आता है जब रियो ने उसकी पहली बार तारीफ की थी और वह सोच में पड़ जाती कि क्या रियो उसे पसंद भी है या फिर नहीं। तभी किरण और कोतारो उसके पास आ जाते हैं और किरण उससे पूछती है क्या आप रियो से नफरत करती हैं या फिर आप रियो को पसंद करती हैं। और ये सुनते ही इनोमाता और भी ज्यादा शर्माने लगती है और इसका कोई वो सीधा सीधा जवाब नहीं देती। और इसके बाद किरण डिसाइड करती है कि वो इनोमाता को रियो की अच्छी बातें दिखाएगी। वो कोतारो का हाथ पकड़कर उसे रियो की क्लास के बाहर ले जाती है। कोतारो भीतर जाकर रियो से जोर से गले लग जाता है और ये देखकर सारी लड़कियां भावुक हो जाती हैं क्योंकि रियो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है।
लेकिन किरण चाहती है कि रियो उसे डांटे ताकि इनोमाता को लगे कि रियो सिर्फ नरम दिल ही नहीं कभी कभार सख्त भी हो सकता है। लेकिन गलती से हायातो किरण को हल्के से मार देता है। किरण रोने लगती है और तभी इनोमाता गुस्से में क्लास के अंदर आ जाती है और पूरी बात को गलत समझ लेती है। रियो उसके पीछे भागता है, उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहना चाहता है कि उसकी स्कर्ट पर स्टिकर लगा हुआ है, जिससे कि वहां पर थोड़ा कॉमेडी सीन क्रिएट हो जाता है। इनोमाता शर्म से लाल हो जाती है और वहां से चले जाती है। और फिर डे केयर में किरण रियो से कहती है कि मुझे पता है आप कितने अच्छे हैं, आप उदास मत हुआ कीजिए। रियो बस हल्की सी मुस्कान दे देता है। और फिर अगली सुबह ताकुमा अपने पिता कासुके के साथ डे केयर आता है। उसका जुड़वा भाई काजुमा घर पर बीमार होता है। घर में काजुमा बिस्तर पर लेटा ताकुमा को याद करता है, दवा पीता है और अपनी माँ उमी के साथ रोने लगता है। और डे केयर में तो ताकुमा बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन रियो और उसाइदा को लगता है कि उसके मन में उदासी है। ताकुमा कहता है कि वह मजबूत रहेगा ताकि उसका भाई जल्द ठीक हो जाए। दोपहर की नींद के समय ताकुमा को अचानक काजुमा की याद आती है। वो चुपके से उठकर अकीरा स्कूल के गेट तक चला जाता है और वहां एक बिल्ली के पास बैठ जाता है। ये सब कोतारो देख लेता है और तुरंत रियो को बुलाने चले जाता है। और तभी उसकी माँ वहां काजुमा को लेकर पहुंच जाती है। काजुमा का बुखार उतर चुका होता है, लेकिन भाई को देखते ही वो जोर जोर से रोने लग गया। ताकुमा भी उसे देखकर रो पड़ता है। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट जाते हैं और इन सबको देखकर सभी लोग वहां पर इमोशनल हो जाते हैं। और उनकी मम्मी कहती है, ताकुमा तुम बहुत बहादुर थे, तुम्हारी वजह से काजुमा ठीक हो गया। उसाइदा हंसते हुए कहता है, आज सब उल्टा है, आज ताकुमा रो रहा है और काजुमा हंस रहा है। और दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी को बाय बोलते हैं। और रियो ये देखकर सोचता है कि जुड़वा बच्चे एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और एंड में ताकुमा के पिता उसे लेने आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ताकुमा पहले ही घर जा चुका है। हर दिन की तरह रियो जब स्कूल में अपना जूता निकालता है तो उसके अंदर एक गुलाबी रंग का लिफाफा दिखाई देता है। उसुकावा तुरंत चिल्लाकर कहता है, ये तो लव लेटर है। और रियो घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। कवाता और उशिमारू दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। जब उशिमारू का नाम लिया जाता है तो मना कर देती है, लेकिन उसके मन में टेंशन रहती है कि किस लड़की ने इसे ये लव लेटर भेजा है। और हायातो लिफाफा खोलता है और सबको पता चलता है कि लड़की ने रियो को अगली सुबह स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया है। और ये रियो की जिंदगी का पहला लव लेटर होता है, जिससे कि रियो काफी शर्माने लग जाता है। और फिर पूरे दिन रियो का ध्यान कहीं और ही रहता है। वो बच्चों को कहानी सुनाते समय किताबें भी उल्टी पकड़ लेता है, बच्चों का पाउडर गिरा देता है और जूते बदलना भी भूल जाता है। कोतारो ये सब देखकर समझता है कि शायद उसका भाई बीमार है और वो रियो के पैरों में कंबल डालने लग जाता है। और शाम को साइकावा खुशी से लाल चावल भी बनाता है और चेयरवुमैन को बताता है कि रियो को पहला लव लेटर मिला है। रियो और भी ज्यादा शर्माने लगता है। चेयरवुमैन सोचती है कि रियो को शायद बुखार है और उसे जल्दी सोने के लिए कहती है। रात को कोतारो कहानी सुनना चाहता है, लेकिन रियो अपने विचारों में इतना खोया रहता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता। अगली सुबह रियो मन ही मन तय करता है कि वो उस लड़की को शांति से मना कर देगा, क्योंकि इस समय उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो कोतारो है। रास्ते में कोतारो अचानक हाथ छोड़कर एक पेड़ की ओर दौड़ जाता है। रियो भी इसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो कोतारो को खो देता है। इसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। इनोमाता और उशिमारू भी उसे ढूंढने में मदद करती हैं। और तभी हायातो ताका और कोतारो दोनों को लेके आ जाता है और कोतारो के हाथ में एक संतरा होता है जिसे वो नींबू समझता है ताकि वो अपने भाई के लिए दवा बना सके। ये देखकर रियो समझ जाता है कि कोतारो सच में उसे बीमार समझ रहा है और वो घुटनों पर बैठकर कोतारो का हाथ पकड़ लेता है और रोने लगता है। उसे समझाता है कि कहीं भी बिना बताए जाना कितना खतरनाक हो सकता है। बाद में रियो उसी लड़की से मिलता है और बहुत सम्मान के साथ उसका जो प्रेम प्रस्ताव था उसे ठुकरा देता है। हायातो पूछता है कि उसने मना क्यों किया, जबकि वह खुश भी लग रहा था। रियो मुस्कुराकर कहता है कि इस समय उसकी जिंदगी में सबसे पहले कोतारो है। ताका फोन करके रियो और कोतारो को समर फेस्टिवल में बुलाता है। चेयरवुमैन उन्हें जाने की अनुमति दे देती है और साइकावा दोनों को फेस्टिवल के कपड़े पहनाता है। मेले में हायातो और ताका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। कोतारो रंग बिरंगी रुई की मिठाई देखकर बहुत खुश हो जाता है और ताका अपनी खिलौने वाली तलवार घुमाता रहता है। और उसाइदा उन्हें सुनहरी मछली वाली दुकान पर मिलता है। तभी हायातो देखता है कि ताका की तलवार कहीं गिर गई है। ताका बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पूरे मेले में उसकी ही आवाज गूंजती रहती है। रियो उसे गोद में उठाकर शांत करता है और वादा करता है कि सभी मिलकर उसकी तलवार को खोजेंगे। और हायातो बोलता है रियो को कि तुम कोतारो के साथ घूम लो, मैं ताका को संभाल लूंगा। और सभी लोग अपना अपना रास्ता दोबारा चलते हैं जहां से वो लोग आए होते हैं, लेकिन फिर भी तलवार नहीं मिलती। और अंत में वो लोग लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात यागी से होती है। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में वो बहुत सारी तलवारें उन्हें दिखाते हैं, लेकिन
ताका कहता है कि इनमें से कोई भी उसकी तलवार नहीं है। हयातो थक कर ताका से कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब तो तलवार ढूंढना बंद कर दो। ताका अपनी मुट्ठी कसकर सिर हिलाता है और जिद करता है कि वो अब भी अकेले ढूंढेगा। और हयातो साफ साफ बोल देता है कि तो फिर ठीक है, अकेले ही ढूंढो। रियो बीच में बोलता है कि ऐसा मत कहो, लेकिन हयातो उसे चुप रहने के लिए कह देता है। फिर थोड़ी नरमी से ताका से कहता है कि अगर तुम तलवार छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें लॉटरी वाले स्टॉल पर लेके चलूंगा। और यही सबसे अच्छा समझौता है। ताका को अपनी तलवार के साथ बिताया वो हर एक पल याद आता है और वो चुपचाप मान जाता है। स्टॉल पर पहुंचकर वो सारे धागों को ध्यान से देखने लगता है और तभी कोतारो आगे बढ़कर बिना सोचे एक धागा खींच देता है और सब हैरान हो जाते हैं जब उसी धागे में ताका की वही खोई हुई तलवार निकल आती है। ताका खुशी से छलांग लगा देता है और तलवार को सीने से लगा लेता है। हयातो गुस्से में स्टॉल वाले से पूछता है, लेकिन वो माफी मांगते हुए कोतारो और रियो को एक गेम जैसा दिखने वाला गुल्लक दे देता है। बाद में घर पर चेयरवुमन उस गुल्लक को देखकर पूछती है कि ये क्या है, और रियो शर्माते हुए कहता है कि ये मेले की यादगार निशानी है। और उधर कोतारो अपनी पिचकी हुई रुई की मिठाई को उदास होकर देखता रहता है और साइकावा भी मुस्कुराकर कहता है, कम से कम आज सबका दिन अच्छा तो रहा। तो कहानी में आगे बढ़े तो सभी लोग समुद्र के किनारे होते हैं। किरिन और काजुमा डर के मारे रो रहे होते हैं और कोतारो पानी को देखकर सहम सा जाता है। तीनों बच्चे रेत पर खड़े होते हैं और सामने तेज लहरों को देखकर घबरा जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिदोरी रेत में खेल रही होती है और ताकुमा पानी में ताका के पीछे दौड़ रहा होता है। रियू दूर से सभी बच्चों को आराम से देख रहा होता है। तभी उसाइदा खाने पीने का सामान लेकर आता है। रियू देखता है कि कुछ बच्चे समुद्र तो पसंद कर रहे हैं लेकिन कुछ बिल्कुल डर रहे हैं। उसाइदा कहता है कि उसे समुद्र पसंद है लेकिन वो तैरने नहीं आएगा, बस आराम करेगा। रियू पूछता है कि हयातो कहाँ है, तो पता चलता है कि वो बहुत दूर तेजी से तैर रहा है। तभी पीछे से योयो आ जाती है और रियू से कहती है कि वो भी तैर सकता है। उमी अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर कहती है कि आज माँ बच्चों का ध्यान रखेंगी। और युकारी रियू को धन्यवाद देती है कि वो बेबी सिटिंग क्लब में हमेशा इतना ध्यान रखता है बच्चों का। इसी बीच ताका रोने लगता है कि उसे रियू के साथ खेलना है, लेकिन उसकी माँ शिजुका उसे अपने पास रोक लेती है। और फिर तभी सबकी नजर इनुमाता पर पड़ती है जो देर से आती है और अपनी स्कूल वाली स्विमसूट में होती है और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। और यहाँ तक कि उसाइदा तो उसका मजाक भी उड़ा देता है, लेकिन शिजुका उसे तौलिए से मार देती है। इनुमाता कहती है कि वो इसी में तैर सकती है। तब सभी माएं मिलकर उसे बाजार ले जाती है और उसे एक नया स्विमसूट दिलाती है और उसाइदा बच्चों को खाना देता है। उसाइदा मजाक में काजुमा को पानी के ऊपर उठा लेता है और काजुमा जोर जोर से रोने लगता है। रियू डरते हुए कोतारो को गोद में लेकर पानी में उतरता है ताकि उसे समझ में आ सके कि पानी से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर आती है और रियू बह जाता है। वो किसी तरह कोतारो को ऊपर पकड़े रखता है। बाहर निकलने पर रियू जो है वो खांसने लगता है। ताका और ताकुमा उस पर हंसते हैं और फिर सभी बच्चे रेत में घर और पहाड़ बनाने लगते हैं। लेकिन जब लहर दोबारा आती है तो सब कुछ टूट जाता है। ताका रोने लगता है और कोतारो भी उदास हो जाता है और फिर माए सभी को जूस देती है। और उसी वक्त हयातो सर पर समुद्री घास लगाए अचानक से पीछे से आ जाता है, जिसको देखकर कोतारो डर जाता है और वो अपना जूस भी गिरा देता है। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इनुमाता नई फूलों वाली स्विमसूट पहनकर आ गई है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रियू बस इतना कहता है कि उसकी स्विमसूट का डिजाइन बहुत प्यारा है, जिससे सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इनुमाता और किरिन देखकर खुश हो जाती है क्योंकि दोनों की स्विमसूट जो है वो मिलती जुलती है। रियू कोतारो को लेकर समुद्र के किनारे सीपियां ढूंढने लग जाता है और धूप तेज होती है तो वो उसे बचा कर रखता है। फिर कुछ देर में सब बच्चे सो जाते हैं और रियू हयातो के साथ समुद्र में तैरने चले जाता है और वो ठंडे पानी में राहत महसूस करता है और अपने माता पिता को याद करता है। उसे लगता है कि शायद कोतारो अब इसलिए डरता है क्योंकि माता पिता उसके साथ नहीं है। तभी हयातो अचानक रियू के सर पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि बचपन में बच्चे इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्हें डर का मतलब ही पता नहीं होता। और इधर कोतारो नींद से उठता है और रियू को पानी में देखकर डर सा जाता है और वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ता है और फिसल कर गिर जाता है। हालांकि युकारी उसे तुरंत संभाल लेती है, लेकिन कोतारो जोर जोर से रोने लग जाता है और वो अपने भाई को पुकारता है। ये देखकर रियू तेजी से तैरकर बाहर आता है और कोतारो को कसकर गले लगा लेता है और फिर रियो से एक सीपी देता है और बताता है कि इसको कान पर लगाने से समुद्र की आवाज सुनाई देती है। कोतारो पहले गलत तरीके से पकड़ता है, फिर रियो हंसकर उसे दिखाता है सही तरीका और सोचता है कि अगली बार कोतारो शायद समुद्र से डरना छोड़ दे। समर वेकेशन एंड होने के बाद डे केयर वापस से खुलता है। ताका रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़कर आता है और उसकी आंखें सूजी होती हैं और उसकी माँ बताती है कि ताका ने हयातो की बहुत ही कीमती साइंड बेसबॉल पर गंदे निशान बना दिए हैं। हयातो को
बहुत गुस्सा आया और उसने ताका को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हयातो बिना कुछ कहे ताका को छोड़कर घर से चला जाता है, जिससे ताका बुरी तरह टूट जाता है। रियो समझ जाता है कि बात बहुत गंभीर है। ताका की माँ रियो से कहती है कि वो हयातो से बात करे। चेयरवुमन डे केयर में आकर कोतारो और ताका दोनों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ले लेती है और वो ताका की नाक साफ करती हैं और उसे शांत करती हैं। रियो बेसबॉल क्लब में जाकर हयातो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हयातो गुस्से में प्रैक्टिस कर रहा होता है। रियो से समझाता है कि ताका अभी छोटा है, लेकिन हयातो कहता है कि इस बार ताका ने जानबूझकर उसकी चीज को खराब किया है। चेयरवुमन ताका को उसका टॉय स्वॉर्ड दिखाकर समझाती है कि दूसरे की चीज तोड़ना कितना ही गलत बात होती है, और ताका अपनी गलती भी समझ जाता है। आखिरकार रियो ताका को हयातो से माफी मंगवाने के लिए ले जाता है। ताका डरते डरते दौड़ता है, गिर पड़ता है, फिर उठकर हयातो के पैरों पर लिपट सा जाता है और रोते हुए माफी मांगता है। और हयातो पहले तो उसे बहुत डांटता है, लेकिन फिर अपने भाई के सिर पर हाथ रखकर खुद भी माफी मांगता है कि सॉरी, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। और रियो ये सब देखकर सोचता है कि एक दिन कोतारो भी बड़ा हो जाएगा और शायद तब उसे भी अकेलापन महसूस होगा। मारोनोमिया एकेडमी में कल्चर फेस्टिवल होता है, जहां बेबी सिटिंग क्लब ने भी एक जूस का स्टॉल लगाया होता है। रियो ने एक पोस्टर बनाया होता है जिस पर लिखा होता है कि बच्चे गलती से जूस गिरा सकते हैं, और उसाइदा ये पढ़कर बोलता है कि ऐसा लिखने से तो लोग डर जाएंगे, लेकिन रियो कहता है कि ये सच ही तो है। और बच्चे सब्जियों के कपड़े पहनकर जूस उठाने की प्रैक्टिस करते हैं, और तभी कोतारो फिसल जाता है। मिदोरी हंसने लगती है। ताका, काजुमा और ताकुमा आपस में टकराकर सारा जूस गिरा देते हैं। सिर्फ किरेन ही ठीक से जूस ले जा पाती है। रियो को पता चलता है कि सारे कॉस्ट्यूम उसाइदा ने खुद सिलकर बनाए हैं, और फिर उसाइदा रियो को भुट्टे का कॉस्ट्यूम पहनाता है। और उसी समय किरिन की माँ योयोई अचानक से पीछे से आ जाती है, और रियो इतना बड़ा भुट्टा बना होता है कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ताका उसे उठाने की कोशिश करता है। कोतारो भी उसके साथ जमीन पर घूमने लगता है, और उसाइदा सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अभी हयातो दरवाजा खोलता है और रियो को उठाता है। योयोई बताती है कि आज उनके पति भी आने वाले हैं। दूसरी तरफ किरिन के पापा सातोरू फूल का गुलदस्ता लेकर स्कूल में घूमते हुए डे केयर तक पहुंच जाते हैं। मिदोरी के पापा युताका भी वहां पहुंचते हैं, और कोसुके झाड़ियों के पीछे छुपकर रो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके बच्चे उसे भूल गए हैं। सातोरू अंदर आते ही किरिन की तस्वीरें लेने लगता है, और वो योयोई को फूल देता है। और फिर सातोरू कहता है, मुझे वो क्यूट सी फीमेल बेबी सिटर से मिलना है जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था। और सामने रियो, हयातो और उसाइदा लड़कियों का विग पहनकर खड़े होते हैं। सातोरू पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर तुरंत समझ जाता है कि उसाइदा तो क्लियरली लड़का ही है, और उसे वो हाथ पर मारकर कहता है कि तुम तो पक्के आदमी हो। सातोरू पहले तो धोखा खा जाता है, फिर समझ जाता है कि सभी लड़के हैं। रूम में जाकर देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर बच्चे लड़के ही हैं। ताकुमा, काजुमा, ताका, कोतारो, सिर्फ मिदोरी ही एक लड़की है। और वो कहता है कि ट्विंस क्यूट है लेकिन लड़के हैं, और इतने लड़कों के बीच में मैं मेरी बेटी को कैसे अकेला छोड़ दूं। लेकिन वो मिदोरी को गलती से लड़का समझ लेता है, और मिदोरी उसे काट लेती है। और फिर वो मिदोरी को गोद में उठा लेता है और बोल देता है कि अगर वो छोटा होता तो वो मिदोरी से शादी कर लेता। और सब लोग उसे बड़ी अजीब नजर से देखने लगते हैं। सातोरू पूछता है कि सबका किरिन के साथ क्या रिश्ता है। ताकुमा, काजुमा और कोतारो बोलते हैं कि उन्हें किरिन पसंद है। सातोरू उन्हें जानवर बोल देता है, और ताका कहता है कि उसे किरिन बिल्कुल नहीं पसंद। और सातोरू और भी ज्यादा भड़क जाता है, और फिर वो किरिन को लेकर जाने लगता है। तभी रियो से रोककर समझाता है कि यहाँ सब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, और सब किरिन का ख्याल रखते हैं। सातोरू रियो का भेष देखकर फिर धोखा खा जाता है, लेकिन मिदोरी उसका विग खींच लेती है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और इसी बीच मिदोरी के पापा युताका भी सामने आ जाते हैं, और सातोरू से पूछते हैं कि वो उनकी बेटी को क्यों उठाकर बैठे हैं। और दोनों इंट्रोडक्शन करते हैं, और बोलता है, मैं सातोरू किरिन के पापा, हमारी बेटियां आपस में दोस्त हैं। और बाद में बाकी सभी माता पिता भी आ जाते हैं, और बच्चे बारी बारी से जूस सर्व करते हैं। किरिन अपने पापा को जूस देती है, जिससे सातोरू इमोशनल हो जाता है। सोचता है कि अभी तो वो बच्ची है, अब धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी और शादी करके किसी और के घर चली जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साइड में युताका भी मिदोरी के बारे में सोच के इमोशनल हो जाता है, और कोसुके अपने ट्विंस के बारे में, और तीनों पापा साथ में बैठकर रो रहे होते हैं। और कोतारो भी अपने भाई रियो तक जूस लाता है, और रियो उसे बड़े प्यार से लेता है, और सभी लोग मिलकर एक यादगार तस्वीर खिंचाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि ताका रो रहा होता है, क्योंकि हयातो ने इसे मारा होता है। रियो से समझाता है कि क्यों हयातो तुम हमेशा ताका को मारते रहते हो। और तभी शिजुका वहां आती है और हयातो को डांटती है। फिर वो बच्चों को बताती है कि स्कूल की लैब में अंडे रखे गए हैं, जिससे कि अगले दिन चूजे निकलने वाले हैं। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, और वो लैब की तरफ दौड़ने लगते हैं।
लैब में पहुंचकर बच्चे सोचते हैं कि वहाँ कुछ खास नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ अंडे ही दिख रहे हैं, और बच्चे रियो को झूठा भी बोल देते हैं। और हयातो बच्चों को डराकर चुप कराता है। रियो समझाता है कि अंडों के अंदर से बच्चे कल को निकलेंगे, और कोतारो ध्यान लगाकर अंडों को देखता रहता है। और रात को साइकावा अंडे तोड़ने लगता है, लेकिन कोतारो उसे घूरता रहता है। और अगले दिन कोतारो रियो को जल्दी जल्दी लैब लेकर पहुंचता है, और अंडों के अंदर से धीरे धीरे करके चूजे निकलने लगते हैं। कोतारो बहुत ही ध्यान से ये नजारा देखता है। रियो को याद आता है कि जब कोतारो पैदा हुआ था तब उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। और फिर कुछ देर बाद चूजे कोतारो के पीछे पीछे चलने लगते हैं, और उसाइदा बोलता है कि चूजे कोतारो को अपनी माँ समझने लगे हैं। और ताका जलन में आकर एक चूजे को पकड़ने के लिए दौड़ता है, जिससे सभी चूजे घबरा जाते हैं। एक चूजा खिड़की की तरफ भागता है जहाँ बिल्ली बैठी होती है, और बिल्ली हमला करने ही वाली होती है कि कोतारो दौड़कर चूजे के ऊपर अपना हाथ फैला देता है। तभी हयातो बिल्ली को पकड़ लेता है और सब बच जाते हैं। और रियो कोतारो के सिर पर हाथ रखकर इसकी तारीफ करता है। सर्दियों का एक ठंडा दिन, और डे केयर सेंटर में हर रोज की तरह हलचल थी। तभी रियो को उसाइदा का फोन आया। उसाइदा बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जुकाम की वजह से वो बहुत बीमार लग रहा था, और उसने माफी मांगते हुए बताया कि आज वो बच्चों की देखभाल के लिए नहीं आ पाएगा। रियो थोड़ा परेशान होने लगा क्योंकि बच्चों को संभालना आसान नहीं था, और उसाइदा रियो को बोलता है कि उसने पहले ही किसी और से मदद मांग ली है। तभी वहाँ साइकावा आता है और वो बोलता है कि वो एक दिन के लिए बच्चों की देखभाल करने के लिए आया है। उसके हाथ में बच्चों की पेरेंटिंग की बुक थी और वो पूरी तैयारी के साथ आया था। और फिर रियो बच्चों को साइकावा के हवाले करके अपने क्लास के लिए निकल जाता है, और बच्चे रियो को हाथ हिलाकर बाय बोलते हैं। और अब रूम में अजीब सा माहौल बन गया। बच्चे पहले तो थोड़ा दूर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें रियो और उसाइदा की आदत हो चुकी होती है। साइकावा समझ जाता है कि सिर्फ रूल्स और बुक्स यहाँ काम नहीं आने वाली, और वो बच्चों के सामने झुकता है और कहता है कि मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। और वहीं से सब कुछ बदल जाता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आज वही लोग इंचार्ज हैं। और मिदोरी रोने लगती है क्योंकि उसने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दी होती है। बच्चे मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन भागते भागते पानी गिर जाता है और सारे डायपर्स भीग जाते हैं। इसी हड़बड़ी में साइकावा का फोन भी पानी में गिरकर खराब हो जाता है, और थोड़ी ही देर में सभी बच्चे रोने लगते हैं। कमरे में शोर, अफरा तफरी फैल जाती है। साइकावा एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है। वो अपना कोट उतारता है और एक कपड़ा उठाता है और तय करता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो बच्चों को सुरक्षित और खुश रखेगा। और उसकी ये डेडिकेशन देखकर बच्चे धीरे धीरे करके शांत होने लगते हैं। उधर स्कूल में गेमिंग पीरियड के दौरान रियो देखता है कि कोई व्यक्ति अचानक गिर पड़ा है। पास जाकर वो पहचानता है कि वो और कोई नहीं, वो तो उसाइदा ही है। बीमार होने के बावजूद भी वो बच्चों की चिंता में डे केयर तक आ गया था। रियो और उसका दोस्त उसाइदा को सहारा देकर डे केयर सेंटर लाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है। मिदोरी को कपड़े का डायपर पहनाया गया है। बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं, और बच्चे उसाइदा से कहते हैं कि वो आराम करे, वो उसके बिना भी बिल्कुल ठीक है। और तभी मिदोरी उसाइदा की पैंट पकड़कर पहली बार कुछ बोलती है, और वो उसाइदा का आधा अधूरा नाम लेती है, और उसाइदा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन बच्चे रियो के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। उसी समय उशिमारू झाड़ियों के पीछे से उन्हें चुपचाप देख रही होती है। वो बच्चों के पास तो जाना चाहती है, लेकिन वो डरती है, और तभी इनुमाता उसे जबरदस्ती अंदर ले आती है। उशिमारू बच्चों से मिलकर थोड़ा घबरा जाती है। बच्चे उसे घेर लेते हैं, और उसकी ओर कोई तो झुकता है, कोई उसकी तरफ नाक बहा रहा होता है। अचानक एक बच्ची उसके हाथ में कीड़े डाल देती है। डर और घबराहट से उशिमारू बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है नर्स के कमरे में। रियो से समझाता है कि बच्चों के साथ रहना आसान नहीं होता, वो गंदे भी होते हैं, वो शोर भी मचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे सिर्फ बच्चे नहीं रहते, बल्कि अपने अपने नाम और चेहरे वाले खास लोग बन जाते हैं। तभी खिड़की के बाहर बच्चे फूल लेकर खड़े होते हैं। वो उशिमारू से माफी मांगना चाहते हैं। उशिमारू मुस्कुराते हुए फूल स्वीकार करती है, और अब उसे बच्चों से डर नहीं लगता। वो महसूस करती है कि दूर से देखना अब उसे अच्छा नहीं लगता। अब वो उन बच्चों के साथ समय बिताना चाहती है, और लास्ट में इनुमाता के पीछे दौड़कर उसे गले लगा लेती है और धन्यवाद कहती है। एक दिन रियो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखना चाहता है, लेकिन उसे चिंता थी कि कोतारो को घर पर अकेला कैसे छोड़े। तभी अचानक साइकावा पीछे से आकर कहता है कि वो कोतारो का ख्याल रख लेगा। रियो को पहले तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन साइकावा भरोसा दिलाता है कि वो पूरी जिम्मेदारी से कोतारो को संभालेगा। रियो घर से निकलता है और कोतारो को समझाता है कि वो अच्छा बच्चा बने। साइकावा कोतारो को गोद में उठाकर वादा करता है कि वो उसकी पूरी रक्षा करेगा। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। कोतारो उदास होकर जमीन की ओर देखने लगता है।
और फिर साइकावा माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। पहले वो उसे नाश्ते के लिए पूछता है लेकिन कोतारो मना कर देता है और फिर साइकावा एक पौधे से रुई जैसा फूल निकालकर उससे खेलने लगता है। ये देखकर कोतारो की आंखें चमक उठती हैं और वो भी खुश होकर खेलने लग जाता है और दोनों गेंद से खेलते खेलते घर के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी किताबें रखी होती है। साइकावा बताता है कि ये एक लाइब्रेरी है। वो कोतारो को समझाता है कि यहाँ किताबें रहती हैं और पढ़ने से दिल खुश होता है और कोतारो एक किताब उठाकर साइकावा को दे देता है और उसे पढ़ने के लिए बोलता है। और बाहर से ये सब देखकर चेयरवुमन सोचती है कि ये घर फिर से बच्चों की आवाजों से भर गया है और वो मन ही मन खुश हो जाती है। शाम को जब रियू वापस आता है तो कोतारो दौड़कर उसकी टांग से लिपट जाता है। साइकावा बताता है कि कोतारो पूरे दिन रियू का इंतजार कर रहा था। रियू साइकावा को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देता है जिसे साइकावा खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेता है। और कुछ दिन बाद दिसंबर शुरू होता है। शहर में हर जगह सेंटा क्लॉज दिखाई देने लगते हैं। कोतारो हर सेंटा को ध्यान से देखने लगता है। रास्ते में चल चलते वो बार बार रुक जाता है। रियू थक जाता है लेकिन फिर भी वो कोतारो को देखने देता है। और डे केयर के अंदर सेंटा क्लॉज को लेकर बच्चे अपनी अपनी इच्छाएं बताते हैं। कोई खिलौना चाहता है, कोई साथ रहने की दुआ मांगता है, लेकिन कोतारो चुप खड़ा रहता है। लेकिन वो पूरे दिल से मानता है कि सेंटा सच में आते हैं। रियू ये सोचकर इमोशनल हो जाता है कि कोतारो का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो तय करता है कि इस साल वो खुद सेंटा क्लॉज बनेगा और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और उसके लिए एक सेंटा की ड्रेस भी ढूंढते हैं। और क्रिसमस की रात को घर बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। साइकावा स्वादिष्ट खाना बनाता है। कोतारो थोड़ा उदास होता है क्योंकि सब लोग साथ नहीं बैठ पाते और रियू उसे समझाता है कि वो दोनों साथ में हैं, बस यही सबसे ज्यादा जरूरी है। रियू चुपके से सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनने की कोशिश करता है लेकिन कोतारो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं है। और तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और कोतारो खुशी से चिल्लाता है कि सेंटा क्लॉज आ गए। दरवाजा खुलते ही रियू चौंक जाता है। बाहर उसके दोस्त, डे केयर के बच्चे, माता पिता और सभी लोग खड़े होते हैं। सब मिलकर कहते हैं मैरी क्रिसमस और कोतारो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रियू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और चेयरवुमन रियू को तोहफा देती है। उसमें नया मोबाइल होता है। रियू समझ जाता है कि ये सब प्यार और अपनापन है और उसे महसूस होता है कि ये घर ही उसका सच्चा घर है। और सभी लोग मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। गिनती होती है 5, 4, 3, 2, 1 और सभी लोग मुस्कुराकर कहते हैं मैरी क्रिसमस। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून से ही नहीं बल्कि प्यार, देखभाल और साथ रहने से बनता है।